ओके, हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसके अंदर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिलहाल अभी तक मैं आपके साथ 9 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस 9 लेक्चर चेक किए होंगे। और अगर मैं आपको आज के लेक्चर के बारे में बताऊं तो आज बनने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हम हमारे नए एक हाइपोथेसिस के बारे में, एक नए मॉडल के बारे में डिस्कशन लेने वाला है, जो है आपका इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, जिसे दिया गया था आपके डैनियल खुशलैंड ने, और कब दिया था 1958 पे। ओके, तो सिंपल सी बात है, आज के लेक्चर पे हमने किसके बारे में बात करना है, एक नए मॉडल, एक नए हाइपोथेसिस के बारे में बात करना है, जो है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। और इनके बारे में हम बात क्या करेंगे, देखो पहले पूरा मॉडल को समझेंगे कि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, इंड्यूस फिट मॉडल आपका है क्या, और उसके बाद जाके क्या है, इसको मैं कंपेयर कराऊंगी किसके साथ, हमारे लॉक एंड की मॉडल के साथ। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको लॉक एंड की मॉडल के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि आपके एमिल फिशर ने दिया था, और कब दिया था, 1899 में दिया था। तो इस मॉडल के साथ हमने क्या करना है, हमारे आज के मॉडल को कंपेयर करते हुए भी चलना है। ओके, अब दोनों को हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको पता है ये दोनों मॉडल क्या है, सेम चीज पे ही काम करते हैं। दोनों जो मॉडल बने थे वो सेम चीज को डिफाइन करने के लिए बने थे, जो था आपका एंजाइम का एक्शन। ओके, अब क्या है, मैं आपको वापस से सब कुछ शुरू से बता रही हूँ, मतलब शुरू से जस्ट समराइज कर रही हूँ, सारी चीजें नहीं बता रही हूँ। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स। ओके, और हमको क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम्स। ओके, और हमको पता है एंजाइम का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन में एंजाइम्स को डालते हैं, तो हमको पता है एंजाइम वहां पे क्या करेगा, उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक रिएक्शन लिखूंगी, तो सपोज रिएक्शन में हम लोग को सबसे पहले रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए, हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो हमको पता है हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आर से नहीं, यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं होगा, हम यहाँ पे रिएक्शन को चलाने के लिए क्या ले रहे हैं, एक कैटलिस्ट ले रहे हैं, जो है आपका एंजाइम। तो मैंने रिएक्शन में क्या ले लिया, हमारा एंजाइम भी ले लिया। तो हमारी रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास इनिशियली क्या है, दो चीजें हैं, पहला है हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और दूसरा है हमारा एंजाइम। ओके, अब अगर रिएक्शन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने पहले मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके रिएक्शन में एंजाइम इंक्लूड होता है, तो रिएक्शन कैसे चलती है, हमने ये चीज देखी हुई है कि आपका जो एंजाइम है, ये आपके सबस्ट्रेट से अप्रोच करता है, इन दोनों के बीच में अप्रोच होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है, जो कि होता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट देन आगे जाके आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हमने जस्ट ऑब्जर्व ये करना है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन, कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन कराते हैं, जिसमें आप एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या रहेगी, रिएक्शन की मैकेनिज्म ये रहेगी कि रिएक्शन आपकी तब स्टार्ट होगी जब आपका एंजाइम आपके सबस्ट्रेट से अप्रोच करेगा। अगर एंजाइम आपके सबस्ट्रेट से अप्रोच ही नहीं करेगा, तो आपको रिएक्शन आगे जाते हुए नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट से अप्रोच करता है, तभी आपको ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे हमने क्या देखा, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड देखा। तो बॉन्ड कब बनेगा, जब इन दोनों के बीच में प्रॉपर अप्रोच होगा। तो यहाँ पे अप्रोच होना जरूरी है, बिकॉज जब तक अप्रोच नहीं होगा, तब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, आपको इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, और इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन की तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या है, हमको अब मेन चीज क्या है, अगर ऐसी रिएक्शन हमको दी जाती है, तो हमारे लिए सबसे मेन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एंजाइम के एक्शन को समझना, कि आपका जो एंजाइम है वो आपके सबस्ट्रेट के साथ कैसे अप्रोच कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एंजाइम एक्शन। ओके, इसे हम बोलते हैं एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम का कैसा एक्शन है। अब इस एंजाइम के एक्शन को समझाने के लिए हमारे पास दो केमिस्ट थे, जिनमें से पहले केमिस्ट का नाम था एमिल फिशर। ओके, पहले केमिस्ट का नाम क्या था, एमिल फिशर, जिन्होंने क्या किया था, एक मॉडल दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया था 1899 पे, जिसे हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल, जिसे मैं लास्ट के लेक्चर पे, यानी कि लेक्चर नंबर 9 पे ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ओके, अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े टाइम बाद एक दूसरा हाइपोथेसिस आया, एक दूसरा मॉडल आया, जिसे आप बोलते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, जिसे 1958 में, देखो काफी टाइम के बाद, 1958 में, अप्रोक्स 50-60 साल के बाद 1958 में एक दूसरे केमिस्ट, जिनका नाम था डैनियल खुसलैंड, इन्होंने दिया हुआ था। और ये मॉडल क्या है, आपके लॉक एंड की मॉडल से ज्यादा प्रिफरेबल था, यानी कि इसे ज्यादा प्रिफर किया गया था कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल। ओके, अब आज के लेक्चर पे हमने क्या है, इसी मॉडल के बारे में डिस्कशन लेना है। ये मॉडल भी आपको सेम चीज बताएगा कि कैसे आपका एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ अप्रोच करता है, और अप्रोच करने के बाद आपकी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है। और साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करते हुए चलेंगे हमारे प्रीवियस जो मॉडल था, जो कि था आपका लॉक एंड की मॉडल, एमिल फिशर के थ्रू दिया हुआ मॉडल, इसके साथ कंपेयर करते हुए भी चलेंगे, विद एग्जांपल, विद मैकेनिज्म, आपको चीजों को क्लियर
कराऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको थ्योरी के साथ समझाते हुए चलती हूँ। तो थ्योरी पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा था इंड्यूस फिट मॉडल वाज सजेस्ट बाय डैनियल खुसलैंड इन 1958। तो सेम चीज है, इंड्यूस फिट मॉडल को किसने दिया था, डैनियल खुसलैंड ने दिया था 1958 में। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इट इज अ मोर एक्सेप्टेबल मॉडल फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन द लॉक एंड की मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि आपका जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस मॉडल था ये ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था किसके कंपेयर में, लॉक एंड की मॉडल के कंपेयर में। ओके, और ये क्यों ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था उसको समझने के लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ, देन मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलूंगी। तो एक बार सुनेगा, देखो जैसे हमने लास्ट के लेक्चर पे पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल आपको क्या बोला, ने जो लॉक एंड की मॉडल दिया था उस मॉडल के अकॉर्डिंग फिशर ने क्या बोला था, फिशर ने बोला था कि हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशन में एंजाइम है, हम सभी को पता है उस एंजाइम की सरफेस में क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, और इसी एक्टिव साइट में आके आपका सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है या फिर जुड़ता है। ओके, अब जुड़ेगा कैसे, तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग ये बात रखी गई थी कि एंजाइम के सरफेस पे जो एक्टिव साइट है, अगर इस एक्टिव साइट की जो ज्योमेट्री है वो आपके सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री से अगर मैच कर जाती है, तभी जाके आपका सबस्ट्रेट क्या है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट में बैठेगा और आपको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जब आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तभी आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आपको ये चीज मिल रही है कि एंजाइम में जो एक्टिव साइट है इसकी ज्योमेट्री क्या है, कुछ और है, जैसे मैंने इसकी ज्योमेट्री देखो चेंज कर दी, ठीक है, मैंने यहाँ पर को क्या है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर मैंने डाल दिया, ठीक है, और एंजाइम की में जो एक्टिव साइट है इसकी ज्योमेट्री और सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री एक दूसरे से अगर मैच नहीं कर रही है, तो आप बोलेंगे कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो आपके एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होगा, और अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बाइंडिंग नहीं होगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ये बात किसने रखी थी, आपके फिशर ने रखी थी लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन इसी मॉडल को थोड़ा सा अपोज करते हुए हमारा दूसरा हाइपोथेसिस आया था जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस आपको किसकी बात करती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे आपके लॉक एंड की मॉडल ने लॉक एंड की यानी कि ताला और चाबी की बात की थी, वैसे ही आपके इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ने किसका एग्जांपल लिया था, ग्लव्स का एग्जांपल लिया था। जैसे हमारे ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, आप देख सकते हैं उसमें, मैं नीचे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। अभी जैसे यहाँ देखो, देखो ग्लव्स में क्या होता है, ग्लव्स अगर आप खरीद के लाएंगे या फिर घर पे रखे हुए देखेंगे तो ग्लव्स का साइज कुछ ऐसा होता है, मतलब वो क्या होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे पड़े हुए होंगे। ओके, लेकिन जैसे आप उसके अंदर अपना हाथ डालते हैं तो उनका साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप अगर आप ग्लव देखोगे ना तो वो क्या होता है, ऐसे पिचके हुए होते हैं, उनमें अगर फिंगर्स ही नहीं गई है तो वो दोनों क्या होंगे, कपड़े क्या होंगे, सिकुड़ा हुआ होगा। लेकिन जैसे आप उसमें क्या कर देते हैं, हाथ डाल देते हैं, तो आपके ग्लव्स का साइज क्या हो जाता है, शेप क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आपका जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है उन्होंने यही बात रखी थी, इन्होंने बोला था कि आपका जो एंजाइम है ठीक है, एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है वो भी ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर आपके एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो आपके सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री से अगर सपोज मैच नहीं कर रही, जैसे अगर आप अभी एग्जांपल देखेंगे तो देखो यहाँ पे आप देखो डायग्राम, ये आपका एंजाइम है, एक मिनट, ठीक है, ये आपका एंजाइम है, सबको दिख रहा है, ये आपका क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट है, ये सबको पता है, ठीक है, और ये भाई सब हमारे क्या है, सबस्ट्रेट है, और इन सबस्ट्रेट का अप्रोच आपने क्या करना है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट में करना है। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट की ज्योमेट्री से बिल्कुल मैच कर रही है, लेकिन अगर मैं सपोज बोलूं कि एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट है इसकी ज्योमेट्री अगर सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री से मैच ना करे, मैं इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती हूँ, कुछ ऐसा बना देती हूँ, ठीक है, ये ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी ज्योमेट्री को देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब बताओ इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री आपस में मैच कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन ये जो आपका इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस था, इसने ये बात रखी थी, इनमें इस हाइपोथेसिस के थ्रू ये बात रखी गई थी कि अगर एंजाइम की एक्टिव साइट की ज्योमेट्री आपके सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट की ज्योमेट्री से मैच नहीं करती है, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये खुद से क्या करेगा, अपने साइज को थोड़ा सा चेंज करेगा, और इस तरीके से चेंज करेगा कि बाहर से जो सबस्ट्रेट है ये इसमें जाके क्या कर ले, अप्रोच कर ले और फिट हो जाए। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट की जो ज्योमेट्री है वो आपके सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री से मैच नहीं कर रही है, स्टिल अब आपका जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट क्या है, अपने आप में खुद से ही क्या करेगा, अपने आप को फिट करने का ट्राई करेगा, और फिट करेगा इस तरीके से कि सबस्ट्रेट आके इसमें बैठ जाए। और हमने यही दिखाया कि यहाँ पे इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के थ्रू हमारा जो एंजाइम की एक्टिव साइट है इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया और सबस्ट्रेट आके इस पे क्या हो गया, बैठ गया, और बैठने के बाद हमने क्या देखा कि
सबस्ट्रेट, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका एंजाइम है। सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हो गया और हमको इंटरमीडिएट मिल गया। अब इंटरमीडिएट मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन आगे बढ़ेगी और हमको क्या देखने को मिला कि एंजाइम तो ठीक है और सबस्ट्रेट हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। और हमको यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट का क्या देखने को मिला, एंजाइम और प्रोडक्ट के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिला, बट यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता, ये सबको पता है, मैंने पहले के लेक्चर पे बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जाके क्या होगा, आपका प्रोडक्ट एज इट इज बाहर निकल जाएगा और एंजाइम आपको यहाँ निकल जाएगा और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसका शेप अगेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज इसका साइज अब ऐसा हो गया, ठीक है, अब इसका साइज ऐसा हो गया। अब इसको बाहर से कोई नया सबस्ट्रेट मिलेगा, उस सबस्ट्रेट को अपने अंदर डालने के लिए एंजाइम अगेन क्या करेगा, अपनी जो एक्टिव साइट है उसकी शेप को फिट करना चाहेगा और इस तरीके से फिट करना चाहेगा कि बाहर से सबस्ट्रेट आके इसमें बैठ जाए। तो एग्जांपल इन्होंने किसका दिया था, जैसे आगे लॉक एंड की के बारे में बोला था, वैसे इन्होंने किसके बारे में बोला था, और ग्लव्स की। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो सपोज आप मार्केट से ग्लव्स लेके आए, ठीक है। अब ग्लव्स स्टार्टिंग में क्या होता है, ऐसे पिचके हुए होते हैं क्योंकि उनके अंदर फिंगर्स ही नहीं गई है, तो वो छोटे साइज के भी होते हैं, बोलते हैं ना कपड़ा खिंच जाता है थोड़े टाइम बाद, तो वो पहले छोटे साइज के थे, लेकिन आपने उसमें उसको पहना तो ये जो ग्लव्स आप मार्केट से लाए थे ये आपका क्या था, एंजाइम था, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट थी। और आपकी हैंड क्या है, आपके हैंड है सबस्ट्रेट, तो आपको जैसे अपने हैंड को इस ग्लव्स के अंदर डाला तो ग्लव्स ने क्या है, अपने शेप को चेंज किया थोड़ा सा, ताकि आपका हाथ क्या है इसके अंदर फिट हो जाए और आप ठंडे से बच जाए। तो रिएक्शन क्या था, ठंडे से बच जाना, और ठंडे से बचने के लिए एंजाइम ने अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपका हाथ यानी कि सबस्ट्रेट इसके अंदर आ जाए। तो एक बार ये हो गया। अब सोचो आपका फ्रेंड है, वो आया, उसने बोला आपसे ग्लव्स लेने को, तो हुआ क्या, आपने अपने ग्लव्स को उतार के उनको दिया और उनके हाथ सपोज आपसे थोड़े से बड़े या फिर थोड़े से छोटे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ग्लव्स उनको फिट नहीं आएंगे, तो आप क्या करते हैं, उनको अगर देंगे तो वो अपने हाथ अगर ग्लव्स के अंदर डालेंगे तो ये ग्लव्स क्या है, उनको भी फिट आ जाएंगे, क्योंकि ग्लव्स क्या करेंगे, एंजाइम है, ये अपने शेप को थोड़ा सा चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, बाहर से जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये बात किसने रखी थी, आपके इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ने रखी थी, जो कि आपका दिया गया था भाई डैनियल कुशलैंड ने। तो इन्होंने जस्ट इतना ही बोला था कि आपका जो एंजाइम होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, इन्होंने बोला ये रिजिड नहीं होती। देखो अगर आप लॉक की बात करेंगे तो लॉक में ये जो शेप होता है, ये जो कैविटी होती है, ये रिजिड होती है, रिजिड होती है यानी कि फिक्स होती है। ऐसा तो नहीं है कि ये चेंज होगी, अगर आप बड़ी की डाल रहे हैं तो ये इसका साइज थोड़ा फैल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ये रिजिड है, हार्ड है, इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो आपके जो ये इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो आपके डैनियल कुशलैंड में थे, इन्होंने इस चीज को अपोज किया कि ये जो एंजाइम की कैविटी होती है, ठीक है, एक्टिव साइड होती है, इन्होंने बोला ये जो एक्टिव साइड है ये रिजिड नहीं है। जैसे लॉक की ये जो लॉक है इसका जो कैविटी है ये रिजिड है, वैसे एंजाइम की एक्टिव साइड रिजिड नहीं होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ये चेंज हो सकती है आपके सबस्ट्रेट के साइज के अकॉर्डिंग। जैसे ग्लव्स का साइज चेंज हो रहा है आपके हाथ के अकॉर्डिंग, वैसे इन्होंने बोला कि आपके जो एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइड भी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। क्लियर हुआ? तो यही चीज आपने यहाँ पर को लिखनी है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, इस मैकेनिज्म को आप बना लेंगे ना, यही चीज आपने करनी है, ये शेप आपने चेंज करना है। पहले आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम का इंटरमीडिएट बना, और जैसे मैंने आपको एक्टिव साइट के मैकेनिज्म में विद एग्जांपल बताया हुआ था कि होता क्या है, पहले स्टेप पे तो ये इंटरमीडिएट बनता है, दूसरे स्टेप में यहाँ कोई रिएक्शंस हुई, रिएक्शंस की वजह से क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज ये तो इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट के लिए एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी, ये स्टेट आपकी अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल होगी तो ये बॉन्ड भी तो आपका अनस्टेबल है, और ये बॉन्ड अनस्टेबल है तो ये जाएगा टूट। ओके, और बॉन्ड टूट गया तो हमको क्या देखने को मिला कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपके अलग अलग हो गए, बड़े सबस्ट्रेट आपके एंजाइम की कैविटी के अंदर रहेगा लेकिन बॉन्ड टूट जाएगा, और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी। उसके बाद एंजाइम बोलेगा प्रोडक्ट से अब तो तुम्हारा काम हो गया, अब मेरे ऊपर क्यों बैठे हो, निकल लो यहाँ से, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और एंजाइम आपका एज इट इज आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये मैकेनिज्म आपने डाल ली है। अब देखो कॉन्सेप्ट होप आपको क्लियर आ गया होगा। अब मैं आपको थ्योरी के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं इन लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल पे हम क्या बोलते थे, ये बोल रहे थे इंटरेक्शन ऑफ अ सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम इज लिंक्ड टू अ की। हम लॉक एंड की मॉडल में क्या बोलते थे कि जो आपका सबस्ट्रेट है और जो आपका एंजाइम है वो आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे की आपकी किससे जुड़ी होती है, लॉक से जुड़ी होती है। और हमको पता है स्पेसिफिक लॉक के लिए अगर आपके पास बड़ा लॉक है, उसी लॉक की आपको की जरूरत होगी अगर आप लॉक को खोलना चाहते हैं। तो सेम वे पे आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि आपका जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट है, उसी के एक्टिव साइट के सिमिलर का आपको सबस्ट्रेट चाहिए अगर आप रिएक्शन को प्रोसीड कराना चाहते हैं। तो ये बात किसने रखी थी, लॉक एंड की मॉडल ने। ओके, और ये बोल रहे हैं अनलाइक टू लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। अगर आप लॉक एंड की मॉडल के साथ अपने इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस को कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये बोल रहा है इंड्यूस फिट मॉडल जो था वो ये शो करता था, शोज दैट
एंजाइम आर रेदर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ये बोल रहा है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ना कि रिजिड होता है। जैसे लॉक की कैविटी रिजिड होती है, वैसे आपका एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखा है इन विच द एक्टिव साइट कंटिन्यूअसली रीशेप बाय इट्स इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट until the time of the substrate is completely bonded to it। तो ये बोल रहा है कि आपका जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, और एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को क्या है, कंटिन्यूअसली रीशेप करता है, यानी कि बार बार नई शेप में लाता है, तब तक लाता है जब तक जो आपका सबस्ट्रेट है वो अच्छी तरीके से क्या है, कंप्लीटली क्या है, आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ नहीं जाता, तब तक एंजाइम क्या है, अपने एक्टिव साइट के शेप को चेंज करते रहता है। ये आपका एंजाइम है, इसको ये जो सबस्ट्रेट है इसको इसने अप्रोच करवाना है, तो एंजाइम बोलेगा मेरा शेप तो सबस्ट्रेट का जैसा है नहीं, तो ये शेप क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो ये अपने शेप को लगातार क्या करेगा, कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, तब तक करेगा जब तक इसका शेप क्या है, सबस्ट्रेट के सिमिलर नहीं हो जाता, और सबस्ट्रेट इससे डायरेक्टली क्या होता है, बाउंड नहीं हो जाता, तब तक आपका जो सब एंजाइम है वो अपनी एक्टिव साइट को कंटिन्यूअसली क्या करेगा, रिशेप करेगा। समझ में आया? तो ये दो पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन में ऐड करना है, जो कि ये बताएगा कि लॉक एंड की मॉडल आपको रिजिडिटी की बात करता था, लेकिन आपका इंड्यूस फिट मॉडल आपको फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। ओके, अब डायग्राम आप दोनों की ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इंड्यूस फिट मॉडल आपको किसके बारे में बात कराता है, तो फर्स्ट ये बोल रहा था एक्टिव साइड इज फ्लेक्सिबल। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइड आपकी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो आपकी चेंज हो सकती है, ना कि रिजिड होती है। ओके, मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, शेप ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट एडजस्ट टू द मैक्सिमम फिट। तो ये बोल रहा है आपका जो एंजाइम का साइज है, एक्टिव साइट का साइज है, जो आपका सबस्ट्रेट का साइज है, ये सब के सब क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और अपने आप को फिट करने के लिए एडजस्ट करते रहते हैं। आपका सबस्ट्रेट अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करेगा, मतलब जैसे आपका ग्लव्स अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करता है, आप अपने फिंगर्स को डालते हैं, दोनों क्या एडजस्ट ही तो करते हो। अगर थोड़े छोटे हाथ वाला बंदा आया और उसने सेम ग्लव्स में हाथ डाला, तो वो अपने हाथ को एडजस्ट करेगा, अपने ग्लव्स को एडजस्ट करेगा, तो सब एक दूसरे के साथ क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, फिट हो जाए एक दूसरे के साथ। ओके, अगले क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देयर इज अ ग्रेट रेंज ऑफ अ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी देखने को मिलेगी। ओके, अब आगे कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं, तो देखो वही है जो मैंने ग्लव्स का एग्जांपल दिया, उसी को इसने थ्योरी पर लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है सुनिएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्टली यहाँ लिखा हुआ है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस इज सिमिलर टू अ लॉक एंड की मॉडल but tweaked slightly but tweaked slightly बट ट्वीक्ड स्लाइटली। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है आपका जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है और आपका जो लॉक एंड की मॉडल है, ये बात तो सेम चीज की करता है। किसकी बात करता है, एंजाइम एक्शन की, कि कैसे आपका एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ एक्शन में आता है, लेकिन इनके बीच में फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस को कैसे समझाया है, ग्लव्स के एग्जांपल से समझाया है। ये बोल रहा है आप जो मार्केट से ग्लव्स खरीदते हैं ना, वो किसके सिमिलर है, आपके एंजाइम की या फिर एंजाइम की एक्टिव साइट के सिमिलर है, और आपके जो हाथ है जो आप ग्लव्स के अंदर डालते हैं, वो किसके सिमिलर है, सबस्ट्रेट के सिमिलर है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, ये बोल रहा है देखो होता ही है, आपका जो ग्लव्स है और आपका जो हाथ है, इनका शेप तो सिमिलर होता है। शेप कैसे सिमिलर होता है, ऐसा तो नहीं है कि ग्लव्स ऐसा बना के मार्केट से दे दे, मार्केट वाले जो ग्लव्स देते हैं उनका शेप भी क्या होता है, आपके हाथ के सिमिलर ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट तो दोनों मैच नहीं करते। ग्लव्स में भी बड़े हो सकते हैं, हाथ में भी छोटे हो सकते हैं, हाथ में भी बड़े हो सकते हैं तो ग्लव्स में भी छोटे हो सकते हैं। तो वही चीज ये बोल रहा है, दिस इज लाइक अ ग्लव, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लव्स के सिमिलर होते हैं, जैसे एंजाइम और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या है, ग्लव्स है, और सबस्ट्रेट जो है वो आपका हाथ है। तो ये बोल रहा है दे आर सिमिलर इन शेप, इनका शेप क्या होता है, सिमिलर होता है, बट ये एक दूसरे से एग्जैक्ट मैच नहीं करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है व्हेन द हैंड गोज इनटू द ग्लव, लेकिन जैसे आप अपने हाथ को क्या ग्लव्स के अंदर डालते हो, ग्लव्स क्या है अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर देता है, और इसी को इसी तरीके से क्या है, आपके जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है, इसने क्या किया, आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के एक्शन को भी बताया। इन्होंने बोला जब आपका जो सबस्ट्रेट है वो आपके एंजाइम के एक्टिव साइट में जाता है, तो एक्टिव साइट एग्जैक्ट आपके सबस्ट्रेट के साथ मैच नहीं करती है, लेकिन एक्टिव साइट क्या अपने आप को फिट करती है, खुद से फिट करती है, और इस अकॉर्डिंग करती है कि आपका सबस्ट्रेट जाके उसमें बैठ जाए। अब इसको और यहाँ पे लिखा है एट द मोमेंट दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ एविडेंस। तो ये बोल रहा है ये जो मॉडल है इसको सपोर्ट किया था बहुत ज्यादा एविडेंस ने, इस वजह से हम इस मॉडल को ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल के कंपेयर में। ओके, अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या डाला हुआ है, तो ये बोल रहा है सम एंजाइम कैन कैटेलाइज रिएक्शन विथ मोर देन वन सबस्ट्रेट। ये बोल रहा है आपके पास ऐसे भी एंजाइम है जो कि एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ अपनी रिएक्शन कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे एक बार जस्ट सुनिएगा, ये बोल
बोल रहा है सपोज आपका ये एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ओके, इससे छोड़िए, ये वाला देखिए, ये आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ये जो एंजाइम है ये इस सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्शन करेगा। अब एक दूसरा सबस्ट्रेट अगर मैं बनाऊं, तो सपोज करो आपका दूसरा सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, चाहो तो आप इसके साथ भी रिएक्शन करा लो। तो ये बोल रहा है हमारे पास ऐसे एंजाइम भी हैं जो कि एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन कैसे, और ये एविडेंस भी है, और ये कैसे रिएक्शन करता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि एंजाइम की जो ये एक्टिव साइड है ये क्या करती है, अपने शेप को चेंज कर सकती है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइड है ये फ्लेक्सिबल है, तो अगर ये सबस्ट्रेट होगा तो ये इसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर देगी, अगर ये सबस्ट्रेट होगा तो ये इसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर देगी। अगर ये सबस्ट्रेट आप रिएक्शन में ले रहे हैं तो एक्टिव साइड क्या है, अपने शेप को इस टाइप का बना लेगी। तो वही चीज लिखा है कि सम एंजाइम्स कैन कैटलाइज अ रिएक्शन विद मोर देन वन सबस्ट्रेट, बट these different substrate are still similar in shape। लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट है इनका जो शेप है वो लगभग क्या होता है, एक दूसरे के सिमिलर होता है। दिस इज मच मोर लाइक टू अ सिंगल ग्लव्स कैन बी फिट इन अ डिफरेंट हैंड। जैसे आप एक सिंगल मार्केट से ग्लव्स लाए हैं और आपके 4-5 फ्रेंड ने सेम ग्लव्स को पहन लिया। अब एंजाइम आपका ग्लव्स जो आपका एंजाइम था वो आपका सेम है, लेकिन सबस्ट्रेट यानी कि जो हाथ है वो आपकी डिफरेंट है। तो एक ग्लव्स यानी कि एक एंजाइम डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट के साथ एक्शन में आया। वही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है कि सबस्ट्रेट का क्या होना चाहिए, जो शेप होना चाहिए वो ऑलमोस्ट लगभग क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बाकी एंजाइम क्या है उसके साथ अप्रोच करने के लिए अपने आप को थोड़ा फिट कर देगा। जैसे सारे फ्रेंड्स के हाथ एक का बड़ा है एक का छोटा है, सबका बराबर तो होगा नहीं। तो ग्लव्स तो आपका एक ही साइज का है, तो ये जो ग्लव्स है ये अपने आप के शेप को क्या चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू हैंड, किस टाइप का आपका हैंड है, छोटा है बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ग्लव्स क्या अपने आप को चेंज करेगा। तो उसी को क्या है इन्होंने एंजाइम के साथ रिलेट करते हुए बनाया है, जिसे आप बोलते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, जिसे दिया गया था डैनियल खुशलैंड ने 1958 में। ओके, तो यही था हमारा आज का हाइपोथेसिस। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि आसान सा हाइपोथेसिस है, इतना कुछ टफ नहीं है। ओके, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। लेक्चर होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा होगा तो लेक्चर को लाइक करते हुए जाएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।